तो अब हम इसको प्रैक्टिकली जो है वो स्टेप्स को देखते हैं कार्नोट्स हीट इंजन के। स्टेप वन क्या है कि आपने जो है वो अपना सिस्टम एक्सपैंड करवाना है आइसोथर्मली। ठीक है, आइसोथर्मली आपने एक्सपैंड करवाना है, रिवर्सिबली आइसोथर्मली आपने एक्सपैंड करवाना है। तो आप सोर्स के ऊपर अपने सिस्टम को रखते हो, प्लेस योर सिस्टम एट सोर्स। तो ये सोर्स का टेम्परेचर जो है वो T1 है और ये परफेक्टली इंसुलेटेड है, इसकी वाल जो है इंजन की सिस्टम की। तो क्या होगा कि हीट जो है वो सिस्टम के अंदर ट्रांसफ़र होगी Q1 और वो एक्सपैंड होगी। आइसोथर्मली एक्सपेंशन का क्या मतलब होता है? अगर आपने आइसोथर्मली एक्सपैंड करवाना है तो इसको स्लोली एक्सपैंड करवाना है। आइसोथर्मल का मतलब होता है स्लो प्रोसेस। स्लो प्रोसेस मीन्स कि आपने जो चेंज लाना है सिस्टम के अंदर उसको वेरी स्लोली लेके आना है। आप सपोज करें कि आपका जो पिस्टन है ना उसके ऊपर आपने वेट्स को रखा हुआ है कुछ, और आप एक वेट को रिमूव करते हो, वेट रिमूव करते हो, सराउंड से सोर्स से हीट आती है, क्यू हीट आती है। तो वो क्यू हीट जो है वो सिस्टम के टेम्परेचर को भी आपने मेंटेन रखना है। तो वो क्यू हीट जो है वो सिस्टम के एक्सपैंड करती है, तो वो Q1 हीट जो है वो वर्क में कन्वर्ट हो जाती है। सिस्टम के टेम्परेचर को आपने मेंटेन रखना है, तो आप जो हीट ले रहे हो जो उसकी टेम्परेचर को बढ़ा सकती है वो वाली हीट आप यूज़ कर लो वर्क करने में, एक्सपेंशन करने में। तो वो सिस्टम का टेम्परेचर जो है वो नहीं इंक्रीज़ होगा, क्योंकि आपने आइसोथर्मल एक्सपेंशन करवानी है ना सिस्टम की। तो अब इसी तरह फिर आप तो वेट रिमूव करते हो स्लोली, वो जो Q1 हीट एंटर हुई है सिस्टम के अंदर वो किस में चली जाएगी? वर्क में। इस तरह आप इसको स्लोली एक्सपेंशन करवाते हो और ये जो प्रोसेस होगा स्लो प्रोसेस आइसोथर्मली, जो आप हीट ले रहे हो वो सारी की सारी कन्वर्ट करवा रहे हो आप वर्क में। इस तरह से आपने सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रखा हुआ है। तो ये है आपका स्टेप वन। अब आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगी, फिर उसके बाद है 2 to 3। स्टेप टू में जो है वो एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। पहले आइसोथर्मली एक्सपेंड करवाया, अब एडियाबैटिकली। स्टेप टू, स्टेप टू में क्या करते हो आप? स्टेप टू में आप क्या करते हो? स्टेप टू में आप जो आपकी जो आइसोथर्मली आपने गैस को एक्सपेंड करवाया हुआ है, जो कि टेम्परेचर T1 पे है, हाई टेम्परेचर पे है गैस आपकी, आइसोथर्मली एक्सपेंशन के बाद आपने उसको, ये इसकी एडियाबैटिक वाल्व है, उसने आपने उसको स्टैंड के ऊपर रख दिया, जिसमें वो अब जिसमें वो एक्सपैंड करेगी वो गैस बाय लूजिंग हीट। अब आपने पहले तो आइसोथर्मली एक्सपैंड करवाया ना, अब वो गैस आइसोथर्मली एक्सपैंड होने के बाद अब जो 2 से 3 का प्रोसेस है वो है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन का मतलब होता है कि एक्सपेंशन ऑफ गैस के जिसमें जो है वो हीट इंटरेक्शंस जो है वो नहीं होती। तो ये भी जो है वो स्टैंड भी जो है वो एक परफेक्टली इंसुलेटेड है नीचे से भी। स्टैंड जो है वो इसका जो बेस है वो हमने परफेक्टली इंसुलेट कर दिया। वो गैस जो है वो एडियाबैटिकली एक्सपैंड कर रही है। एडियाबैटिकली एक्सपैंड कर रही है, डैट मीन्स कि वो गैस अपनी ही इंटरनल एनर्जी को यूज़ करके एक्सपैंड कर रही है। हीट इंटरेक्शन तो हो नहीं रही। पहले तो वो आइसोथर्मली जब हमने एक्सपैंड करवाया तो हीट जो है वो उसके अंदर एंटर हो रही थी, एक्सपैंड हुई आइसोथर्मली, टेम्परेचर कांस्टेंट रहा। लेकिन अब क्या हो रहा है कि वो एडियाबैटिकली एक्सपैंड कर रही है। एडियाबैटिकली एक्सपैंड करने से क्या मुराद है कि जब वो एडियाबैटिकली एक्सपैंड करेगी तो अपनी गैसेस जो है वो इंटरनल एनर्जी को यूज़ करेंगे ना, क्योंकि हीट इंटरेक्शन नहीं हो रही। तो इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा गैसेस के, वो अपनी इंटरनल एनर्जी यूज़ करके गैसेस जो हैं वो एक्सपैंड करेंगी। तो देर इज़ नो हीट इंटरेक्शन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। और इसके एंड पे जो एडियाबैटिक एक्सपेंशन के एंड पे क्या टेम्परेचर हो जाएगा? T2। पहले सिस्टम का टेम्परेचर था T1, उसी टेम्परेचर पे हमने एक्सपैंड करवाया। फिर उसके बाद उसको एक्सपैंड करवाया एडियाबैटिकली ताकि उसका टेम्परेचर T2 हो जाए, गैसेस का टेम्परेचर T2 हो जाए। अब एक्सपेंशन के बाद जो टेम्परेचर हो गया वो हो गया T2।
ओके, अब हमने क्या करना है, अब हमने आइसोथर्मली इस गैस को कंप्रेस करना है। स्टेप 3 में हमने आइसोथर्मली गैस को कंप्रेस करना है। स्टेप 3 आइसोथर्मली इस गैस को कंप्रेस करना है। डैट मीन्स कि हम इस गैस को परफेक्टली इंसुलेटेड और इसको हमने सिंक के ऊपर रखा जो कि है T2 टेम्परेचर पे, और इसको कंप्रेस इस तरह से किया, एक वेट छोटे छोटे ऐड करेंगे अब कि ये कंप्रेस हो और इसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ ना करे, क्योंकि कंप्रेशन के नतीजे में जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है कि इसकी हीट जो है वो सिंक में जाती रहे। कंप्रेस करें तो कंप्रेस की वजह से इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ ना हो तो वो हीट जो है वो सिंक में चली जाए। तो फिर हमने स्लोली प्रोसेस जो है वो आइसोथर्मली स्लो प्रोसेस है आइसोथर्मल कंप्रेशन का भी। तो इसको हमने कंप्रेस किया बाय एडिंग वेट्स। तो इसको कंप्रेस करते गए और वो हर एडिशन ऑफ वेट पे हीट जो है वो सिंक में जाती गई, सिंक में हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती गई। तो आइसोथर्मली हमने इसको कंप्रेस किया। देन जब उसको हमने आइसोथर्मली कंप्रेस किया T2 टेम्परेचर पे, अब हमने क्या करना है, उसको एडियाबैटिकली कंप्रेस करना है। एडियाबैटिकली कंप्रेशन का मतलब है कि अब पहले तो वो एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या था कि वो अपनी इंटरनल एनर्जी यूज़ करके जो है वो एक्सपैंड हो रहा था। उस प्रोसेस में उसकी इंटरनल एनर्जी कम हो रही थी क्योंकि हीट तो मिल नहीं रही थी। अब इसमें क्या होगा, स्टेप 4 में एडियाबैटिक कंप्रेशन। एडियाबैटिक कंप्रेशन का मतलब है कि उसको कोई ना कोई एनर्जी जो है वो उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ होगी। वो भी उसी तरह कि आप सिस्टम जिसका टेम्परेचर T2 है उसको अब आप एडियाबैटिकली कंप्रेस करवाएं। स्टैंड पे रखा हुआ है, इसको कंप्रेस किया हमने इनर्शिया की वजह से जो कंप्रेशन हो रही थी। हीट इंट्रैक्शन जो है वो स्टैंड जो है वो आए परफेक्टली इंसुलेटेड है, हीट इंट्रैक्शन नहीं होगी, कंप्रेस होगा। तो वो कंप्रेशन के नतीजे में जो उसका टेम्परेचर है वो T1 हो जाएगा। तो यही प्रोसेसेस जो हैं हमने स्टेप वाइज जो है वो किस तरह से किए हैं ये मैंने आपको बताया कि सोर्स के साथ रख के उसको पहले उसको आइसोथर्मली एक्सपैंड किया, फिर एडियाबैटिकली एक्सपैंड किया, फिर एडियाबैटिकली एक्सपैंड करने के बाद उसको आइसोथर्मली कंप्रेस किया और फिर एडियाबैटिकली कंप्रेस किया। किस तरह से किया तो वो एक हाइपोथेटिकली हमने वो चीज़ों को बनाया और उस चीज़ को हमने एक्सप्लेन किया। अब ये इसको कार्नट साइकिल के जो हमने साइकिल बनाया था उसको याद रखने का तरीका जो है वो ये है कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक को हम आइसेंट्रोपिक भी कहते हैं, आइसेंट्रोपिक भी कहते हैं, जिसमें एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है। तो इसको याद करने का एक शॉर्टकट ये है कि CST आप याद रखें। CST का मतलब है कि C फॉर कार्नट, S फॉर एंट्रोपी, T फॉर टेम्परेचर। अब क्योंकि कार्नट्स में 4 प्रोसेसेस होते हैं तो ये स्क्वायर T स्क्वायर, डेट मीन्स कि 2 प्रोसेसेस जो हैं वो आइसेंट्रोपिक हैं, 2 प्रोसेसेस जो हैं वो आइसोथर्मल है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है, जिसमें एंट्रोपी कांस्टेंट है। और एंट्रोपी कांस्टेंट का मतलब होता है एडियाबैटिक एक्सपेंशन या कंप्रेशन। तो 2 एंट्रोपी कांस्टेंट है, तो एक होगा आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, एक होगा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। तो इससे हमें ये साइकिल TS डायग्राम में तो पहला प्रोसेस है कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट एंट्रोपी एक्सपेंशन, कांस्टेंट टेम्परेचर कंप्रेशन, कांस्टेंट टेम्परेचर ये क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर एक्सपेंशन, फिर
कांस्टेंट एंट्रोपी एक्सपेंशन, फिर है कांस्टेंट टेम्परेचर कंप्रेशन, फिर कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट एंट्रोपी कंप्रेशन, जिसको हम कहेंगे आइसोथर्मल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। एडियाबैटिक रिवर्सिबल एडियाबैटिक इज आल्सो नोन एज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो CST टी स्क्वायर से भी हम जेन में रख सकते हैं इस प्रोसेस को। CST एस 4 प्रोसेस हैं तो x स्क्वायर टी स्क्वायर CTS भी कर सकते हैं आप, टेम्परेचर्स पहले आ रहे हैं तो ये था आपका कार्नोट्स साइकिल की थोड़ी एक्सप्लेनेशन। तो अब हम इसकी एफिशिएंसी को देख लेते हैं, एफिशिएंसी को कैसे आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ना। एफिशिएंसी को थोड़ा सा देख लेते हैं। एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल के लिए मैं दोबारा से इसका एक साइकिल बनाता हूँ PV पे। क्या था? आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, देन adiabatic expansion, then isothermal compression, then adiabatic compression। ये हो गया, ये हो गया। तो इसको मैं कह देता हूँ A B कह देते हैं इसको, ABCD। ओके, AB प्रोसेस कौन सा है? आइसोथर्मल, आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल जब प्रोसेस होता है तो क्या चीज़ कांस्टेंट होती है? टेम्परेचर। तो A से B में डेल्टा T कितना होगा? 0। जब टेम्परेचर ही चेंज नहीं होगा तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। इंटरनल एनर्जी क्या होती है? NCV डेल्टा T। डेल्टा T चेंज ही नहीं हो रहा टेम्परेचर, याद है ना इंटरनल एनर्जी। डेल्टा U किसके बराबर होता है? NCV डेल्टा T क्या होता है ना, ये हम देख चुके हैं चीज़। जब टेम्परेचर ही चेंज नहीं हो रहा तो डेल्टा TU क्या होगा? इंटरनल एनर्जी क्या चेंज होगी? 0। डेल्टा U इक्वल्स टू 0। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या था फॉर क्लोज सिस्टम? क्या था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? Q माइनस W इज इक्वल्स टू डेल्टा U। चेंज इन इंटरनल एनर्जी नहीं हो रही तो Q इज इक्वल्स टू W। ये प्रूव भी कर दिया कि जो आप हीट ले रहे हो वो सारी की सारी वर्क में कन्वर्ट हो रही है ताकि उसका टेम्परेचर चेंज ना हो। आइसोथर्मल में वर्क कैसे कैलकुलेट करते थे? उसकी इक्वेशन जो हमने ड्राइव भी की थी, इसको मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे वॉल्यूम है V2, यहाँ पे वॉल्यूम है V1, यहाँ पे वॉल्यूम है V4, यहाँ पे वॉल्यूम है V3। 1 2 3 4, ठीक है, ये वॉल्यूम्स है ना एट द एंड ऑफ प्रोसेस के। तो W क्या होगा इस केस में? इसको मैं कहता हूँ W1। इसमें आप क्या कर रहे हो? हीट ऐड कर रहे हो ना A से B में। जो हीट जो है वो Q1 ऐड कर रहे हो, और वो हीट जो आप ऐड कर रहे हो वो जो है वो उसका जो है वो वर्क में कन्वर्ट हो रही है ना। तो Q1 इज इक्वल्स टू W1 पहले केस में। तो वो W1 आइसोथर्मल के केस में कैसे निकालते हैं आप? nRT1 जो टेम्परेचर है इसमें सोर्स का, जो सिस्टम का टेम्परेचर है T1, नेचुरल लॉग V2 बाय V1। तो Q1 आपने निकाल ली कि कितनी आपने हीट ऐड की है, वो वर्क के इक्वल होगी, और वो किसके बराबर होगी? nRT1 नेचुरल लॉग V2 बाय V1।
Okay, the next process is from B to C is adiabatic expansion, in which gas uses its own internal energy. When gas uses its own internal energy, its temperature, volume, pressure तो चेंज हो ही रहा है इसमें. इसका पहले केस में प्रेशर तो चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा था. उसमें बी से सी में तीनों चीज़ें चेंज होंगी, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम. ठीक है. यहाँ पे टेम्परेचर जो था वो पहले केस में T1 था, फिर ये एक्सपैंड होकर यहाँ पे टेम्परेचर जो होगा वो T2 हो जाएगा. तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन में क्या होता है, हीट इंटरेक्शन इज इक्वल्स टू ज़ीरो. तो Q माइनस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू. हीट इंटरेक्शन ही ज़ीरो है तो W किसके बराबर होगा, माइनस डेल्टा यू. ऐसे ही हो जाएगा कि मतलब सिस्टम अपनी इंटरनल एनर्जी यूज़ करके वर्क करेगा. तो इसको हम कह देते हैं एडियाबैटिक के केस में W2 इज़ इक्वल्स टू, ये हम निकाल चुके हैं, NR फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर डिवाइडेड बाय 1 माइनस गैमा. एडियाबैटिक के केस में वर्क कैलकुलेट करने के लिए NR T2 माइनस T1 1 माइनस गैमा. तो ये वर्क होगा आपका W2 और ये आपका हो गया W1, जो कि हीट एडिड है वो उसके बराबर भी है. द थर्ड प्रोसेस इज C to D is isothermal expansion. सेम वही चीज़, डेल्टा T ज़ीरो होगा, डेल्टा U ज़ीरो होगा. W3 इसको कह देते हैं, W3 जो है वो Q2 के बराबर होगा, क्योंकि ये कंप्रेस कर रहे हैं हम लोग. कंप्रेशन के केस में जो है वो हीट बाहर निकल रही है. तो Q2 इज़ इक्वल्स टू W3. ये थर्ड केस में बता रहा हूँ, इसमें हीट जो है वो बाहर निकल रही है उसमें, जो कि ये नेगेटिव वर्क आएगा ऑटोमेटिकली. तो ये होगा हमारा NR T2 नेचुरल लॉग V 4/V3. तो ये आपका आ गया. Q2 भी आपका पता चल गया, Q1 भी पता चल गया, W3 W1 W2. देन D to A. D से A में जो है वो एडियाबैटिक कंप्रेशन है, तो उसमें Q ज़ीरो है, W हमारा क्या निकलेगा, W4 कह देते हैं इसको. NR आपको पता है कि एडियाबैटिक वर्क किस तरह से कैलकुलेट होगा, T1 फाइनल माइनस इनिशियल, इस केस में क्या है T2. फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर ही देखेंगे ना, तो उसमें आइसोथर्मल T2 टेम्परेचर 1 माइनस गैमा. तो अब आपके पास वर्क डन जो है वो जितने में आपको करना, मतलब वर्क की इक्वेशंस आपको पता चल गई हैं. Q1 और Q2 भी आपको पता चल गया. ठीक है. इसको आप थोड़ा सा देख लो, सिंपल है, इसको नोट कर लें आप लोग. मैं इसको रब कर देता हूँ. और अब हम लोगों ने एफिशिएंसी निकालनी है ना. एफिशिएंसी किसके बराबर होती है, कार्नोट्स एफिशिएंसी हम लोग देख रहे हैं ना. एफिशिएंसी किसके बराबर होती है, नेटवर्क डिवाइडेड बाय हीट एडेड विच इज Q1. तो नेटवर्क क्या होगा, W नेट, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4. ठीक है, यही होगा ना नेटवर्क चार प्रोसेसेस का.
W1 क्या था हमारा आइसोथर्मल एक्सपेंशन में, NR T1 नेचुरल लॉग V2 बाय V1 प्लस W2 क्या था एडियाबैटिक एक्सपेंशन में, NR डेल्टा T फाइनल माइनस इनिशियल T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा प्लस W3 NR T2 नेचुरल लॉग V4 बाय V3 और W4 क्या होगा प्लस NR T1, इसमें फाइनल टेम्परेचर T1 1 माइनस गामा। अब देखें ये क्या है T2 माइनस T1, ये क्या है T1 माइनस T2। अगर मैं माइनस बाहर ले लूँ तो ये हो जाएगा माइनस बाहर आ गया, इधर हो जाएगा T2 माइनस T1। तो ये प्लस में ये माइनस में ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे अगर मैं माइनस बाहर ले लेता हूँ। तो W2 एडियाबैटिक एक्सपेंशन एडियाबैटिक कंप्रेशन वर्क जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, साथ साथ आप इसको नोट करते जाएं ताकि समझ भी आते रहे। जहाँ पे थोड़ा मसला हो रहा है उसको थोड़ा देखें, वो समझ में आ जाएगा। तो अब आपके पास जो दोनों कैंसिल होने के बाद जो आपके पास बकाया चीज़ें रह जाएंगी वो रह जाएगा W नेट इज़ इक्वल्स टू आइसोथर्मल एक्सपेंशन में जो आपको वर्क मिल रहा है NR T1 नेचुरल लॉग V2 बाई V1 प्लस NR T2 नेचुरल लॉग V4 बाई V3। ओके, तो ये है आपका नेटवर्क। Q1 किसके बराबर था? Q1 पहले केस में Q1 और W1 इक्वल थे ना, तो ये Q1 के बराबर भी है। अब इसमें पुट कर देते हैं, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन समझ में आ जाता है। तो एफिशिएंसी इज W नेट बाई Q1। W नेट हमारा ये है NR T1 नेचुरल लॉग V2 बाई V1 प्लस NR T2 नेचुरल लॉग V4 बाई V2 डिवाइडेड बाई Q1 विच इज़ इक्वल्स टू NR T1 नेचुरल लॉग V2 बाई V1। आगे सिंपल मैथमेटिक्स ही है। तो इस चीज़ को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, 1 प्लस NR T2 नेचुरल लॉग V4 बाई V3 4 बाई V3 डिवाइडेड बाय NR T1 नेचुरल लॉग V2 बाय V1। NR से कैंसिल, क्या रह गया आपके पास? 1 प्लस T2 नेचुरल लॉग V4 बाय V3 डिवाइडेड बाय T1 नेचुरल लॉग V2 बाय V1। अभी हमने इस चीज़ को कैंसिल करना है, तो हम कैसे करेंगे? ठीक हो गया। अब हम लोग इसको मज़ीद एफिशिएंसी को प्रूव करने के लिए क्या करेंगे? पहला प्रोसेस क्या होता है? पहले प्रोसेस की जो था आइसोथर्मल एक्सपेंशन, उसमें क्या था? उसकी इक्वेशन यही थी ना, P1 V1 इज़ इक्वल्स टू P2 V2। उसकी गैस इक्वेशन यही बनेगी। ठीक है, दूसरा प्रोसेस जो है एडियाबैटिक, उसकी गैस इक्वेशन क्या बनेगी? P1
यहाँ पे प्रेशर P2 हो जाएगा ना, यहाँ पे क्या है प्रेशर P1 है, V1 है, यहाँ पे P2 V2 है, यहाँ पे P3 V3 है, यहाँ पे P4 V4 है। ठीक है, प्रेशर भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसकी प्रोसेस की क्या बनेगी, एडियाबैटिक एक्सपेंशन की P2 V2 गैमा, एडियाबैटिक है ना, P3 V3 गैमा, और इस प्रोसेस की हो जाएगी P3 V3 इज इक्वल्स टू P4 V4 आइसोथर्मल कंप्रेशन। लास्ट प्रोसेस की होगी V4 गैमा, क्योंकि एडियाबैटिक है ये वाला प्रोसेस, 4 से 1 तक या D से A तक, P1 V1 गैमा। ठीक है, तो अब क्या करें, अब आप ऐसा करो कि इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, P1 P2 P3 P4, इधर भी क्या है P2 P3 P1 P2 P3 P4, इधर भी P1 P2 P3 P4 आएगा, इधर भी P1 P2 P3 4 आएगा, वो तो कैंसिल हो जाएंगे। वॉल्यूम्स को करेंगे तो क्या आएगा, V1 V2 गैमा, V3 V4 गैमा, V2 V3 गैमा, V4 V1 गैमा। ठीक है, अब V2 इधर है, V2 इधर है, इसको मैं दूसरी तरफ ले जाता हूँ तो ये हो जाएगा V2 गैमा -1 और V4 इधर इसको ले आऊँगा तो ये हो जाएगा V4 गैमा -1। सेम वालों को मैं एक तरफ लेके आ रहा हूँ, ये V1 जो है वो V2 जो है वो सॉरी V2 तो उधर चला गया, V3 इधर आएगा, वो V3 गैमा -1, इसको मैं दूसरी तरफ लेगा ना गैमा वाली साइड पे, और इधर क्या होगा V1 गैमा, V1 उधर जाएगा तो ये माइनस, वो बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, दूसरी तरफ माइनस हो जाएगा ना। ओके, यही चीज़ बनेगी, सिंपल मैथमेटिक्स की है मैंने। यही होगा, इधर क्या पावर बन रही है गैमा -1, इधर क्या पावर बन रही है गैमा -1, तो ये मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, V2 V4 गैमा -1 इज इक्वल्स टू V3 V1 गैमा -1, गैमा -1 गैमा -1 कैंसिल। तो मेरे पास क्या रह जाएगा, V2 V4 इज इक्वल्स टू V3 V1, तो यहाँ पे V4 बाई V3 मेरे पास क्या आएगा, V4 बाई V3 इज इक्वल्स टू V1 बाई V2, V1 बाई V2, इसको प्रूव करना चाह रहा था मैं। अब यह देखें, गैमा इज इक्वल्स टू 1 प्लस T2 नेचुरल लॉग V4 बाई V3 क्या है, V1 बाई V2 डिवाइडेड बाई T1 नेचुरल लॉग V2 बाई V1। इनको हम कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि वो V1 बाई V2 है, ये V2 बाई V1 है। इनको हम कैंसिल नहीं कर सकते। ऑल राइट, एक काम कर सकते हैं, 1 प्लस, अगर मैं इसको फ्लिप करता हूँ तो ये हो जाएगा T2 नेचुरल लॉग V2 बाई V1, पावर क्या हो जाएगी -1 डिवाइडेड बाय T1 नेचुरल लॉग V2 बाई V1।
क्या होगा, नेचुरल लॉग के ऊपर पावर है, ये हो जाएगा एफिशिएंसी 1 प्लस T2, पावर है नेचुरल लॉग के ऊपर तो वो शुरू में आ जाती है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, नेचुरल लॉग V2 बाई V1 डिवाइडेड बाई T1 नेचुरल लॉग V2 बाई V1, ये अब कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जो एफिशिएंसी आ जाएगी वो आ जाएगी 1 माइनस T2 बाई T1, तो ये आपकी कार्नोट्स एफिशिएंसी है। ठीक है, ये आपकी है कार्नोट्स एफिशिएंसी। कार्नोट्स एफिशिएंसी होती है 1 माइनस T2 बाई T1, जो हमें बताती है कि टेम्परेचर्स के ऊपर डिपेंड करती है, उससे ज़्यादा एफिशिएंसी जो है वो नहीं हो सकती। उसके साइकिल भी हमने पढ़ लिया, तो ये थी आपकी कार्नोट्स एफिशिएंसी। ठीक है, और जो दूसरे इंजन्स में जो एफिशिएंसी थी वो थी 1 माइनस Q2 बाय Q1। अगर कोई रिवर्सिबल इंजन होगा